हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा परीक्षावाणी का वन लाइनर का तीसरा टॉपिक। इससे पहले दोस्तों मैंने वन लाइनर के दो टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, तो दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज के वन लाइनर हम शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों, हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों यह है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2010 में देहरादून में की गई थी। अगला है दोस्तों, संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना देहरादून में कब की गई दोस्तों? 2004 में की गई। ठीक है दोस्तों, जो हमारे साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? 2004 में देहरादून में की गई। अगला है नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना। ठीक है, तो नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? 19 अक्टूबर 2002 को की गई, अल्मोड़ा में की गई थी। तो नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब की गई? 19 अक्टूबर 2002 को। और कहाँ की गई? ये की गई दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला है दोस्तों, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। तो यह दोस्तों अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ठीक है दोस्तों, तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। और कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा तहसील डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। अगला है दोस्तों, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना। तो दोस्तों पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन उप्रेती द्वारा की गई थी 1968 में। और कहाँ की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दिल्ली में। तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहन उप्रेती के द्वारा। और कब की गई थी? 1968 में। और कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। अगला है कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे। तो ये थे दोस्तों चैतु। कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए विशेषज्ञ कौन थे? तो ये थे दोस्तों चैतु। अगला है जयदेव के गीत गोविंद के चित्रण। इसका चित्रण कब हुआ था? 1730 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? माणकू के द्वारा किया गया था। तो जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? माणकू के द्वारा किया गया था। और कब? 1730 में किया गया था। अगला है प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली। तो प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचौली किसकी है? यह है माणकू की। अगला है मौलाराम के चित्रणों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने में किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्तों ये लाया गया था बैरिस्टर मुकंदी लाल द्वारा। तो मौलाराम के जो चित्र थे सर्वप्रथम दुनिया के सामने में किसके द्वारा लाए गए थे? बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा लाए गए थे। अगला है गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण पुस्तक। तो गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर यशवंत कटोच के द्वारा लिखी गई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। तो गढ़वाल चित्रकला एक सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है? डॉक्टर यशवंत कटोच की। अगला है पहाड़ी चित्रकला पुस्तक। तो पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो किशोरी लाल वैद की। तो पहाड़ी चित्रकला किसकी होगी दोस्तों? किशोरी लाल वैद की। अगला है राज्य में चर्म के कार्य करने वाले लोगों को कहा जाता है। तो राज्य में जो चर्म का कार्य करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? तो बढ़ई या सारकी कहा जाता है। तो चर्म में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? बढ़ई या सारकी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, न्यौली किस प्रकार का गीत है? तो ये है दोस्तों अनुभूति प्रधान गीत। तो दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है कि न्यौली किस प्रकार का एक गीत है। तो कैसे है? अनुभूति प्रधान गीत है न्यौली। चाली और भौर के अंत होने वाले मंडार नृत्य को कहा जाता है। तो दोस्तों मंडार नृत्य को कहा जाता है केदार नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो मंडार नृत्य इसका अंत कैसे होता है? चाली और भौर से इसका अंत होता है। और इसी मंडार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो केदार नृत्य कहा जाता है। अगला है जौनसार समाज में जन्म उत्सव विवाह में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगा जन्म। तो जौनसार समाज में जन्म उत्सव विवाह आदि में किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बुढ़ियाद नृत्य किया जाता है। तो बुढ़ियाद नृत्य किस जनजाति का हो गया दोस्तों? ये हो गया जौनसारी जनजाति का। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में मेले होते हैं उनमें किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो गया? भगनौल। तो भगनौल कहाँ किया जाता है? कुमाऊं के जो भी मेले होते हैं वहाँ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भगनौल नृत्य किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति लागू की गई। तो राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई थी? 2015 में की गई थी। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई थी? 2015 में की गई थी। अगला है राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद। तो फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 20 दिसंबर 2016 को। ठीक है दोस्तों, तो फिल्म नीति कब लागू हुई थी? नीति पहले होगी दोस्तों 2015 में, और उसी नीति के तहत फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब होगी? 20 दिसंबर 2016 को। अगला है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों राज्य की जो प्रथम वीडियो फिल्म है वो है समलौर। ठीक है, तो कौन सी होगी? समलौर। अगला है राज्य का पहला म्यूजिक एल्बम होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो राज्य का प्रथम म्यूजिक एल्बम कौन सा हो गया? ये हो गया दोस्तों जुम्पा। तो प्रथम वीडियो फिल्म तो कौन सी होगी? समलौर, और पहला म्यूजिक एल्बम हो गया जुम्पा। अब है जोड़ मेला कहाँ लगता है? तो जोड़ मेला लगता है दोस्तों चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। तो जोड़ मेला कहाँ हो गया? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं जाख मेला कहाँ लगता है? तो ये रुद्रप्रयाग में लगता है। अगला है व्यास ऋषि मेला लगता है। तो व्यास ऋषि मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो व्यास ऋषि मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगला है हरियाली पूड़ा मेला। तो दोस्तों हरियाली पूड़ा मेला लगता है चमोली में। तो हरियाली पूड़ा मेला कहाँ हो गया? चमोली में। जखौली मेला हो गया दोस्तों देहरादून में। तो जखौली मेला कहाँ हो गया? देहरादून में। अटरिया मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है। और चेती मेला भी कहाँ लगता है? काशीपुर के उधम सिंह नगर में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो अटरिया और चैती मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में। और एग्जैक्ट स्थान पूछेंगे तो चैती मेला कहाँ लगता है? ये लगता है काशीपुर में। अगला है बोरी मेला कहाँ लगता है? तो बोरी मेला लगता है दोस्तों चमोली में। अगला है गेंदी का खकोटी उत्सव। तो दोस्तों गेंदी का जो खकोटी उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। तो गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। अगला है मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव। तो मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। तो गेंदी का खकोटी उत्सव और मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव कहाँ लगता है? ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। अगला है सालम रंग महोत्सव और गंगावली महोत्सव। तो ये दोनों लगते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो सालम रंग महोत्सव और गंगावली महोत्सव कहाँ लगते हैं? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला है महेशानी महोत्सव। तो महेशानी महोत्सव लगता है खेती खान चंपावत में। तो महेशानी महोत्सव हो गया दोस्तों खेती खान चंपावत में। अगला है नंदा देवी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो ये है नंदा देवी महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, तो नंदा देवी महोत्सव कहाँ लगता है? नैनीताल में लगता है। और कब से लगता है? तो 1902 से लगता है नंदा देवी महोत्सव नैनीताल में। बहुपति विवाह प्रचलित है। तो बहुपति जो विवाह प्रचलित है किस जनजाति में है? तो ये है जौनसार जनजाति में। ठीक है दोस्तों, तो बहुपति विवाह किस जनजाति में हो गया? जौनसार जनजाति में प्रचलित है बहुपति विवाह। अगला है दोस्तों जौनसारी लोगों में ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी तो उसे क्या कहते थे? खुमरी कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो जौनसारी लोगों में पहले क्या होता था? ग्राम पंचायत की जगह जो समिति होती थी उसे खुमरी कहा जाता था। जौनसारी अपने को मानते हैं। तो जौनसारी अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये मानते हैं पांडवों का वंशज। जौनसारियों के मुख्य देवता हैं। तो दोस्तों जौनसारी के जो मुख्य देवता है महासु या महाशिवी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गए? महाशिवी इन्हें कहा जाता है। तो जौनसारियों के मुख्य देवता कौन सा हो गए? महासु या महाशिव। जौनसारियों के खसास वर्ग में आते हैं। तो जौनसारियों के खसास वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ब्राह्मण और राजपूत। अगला दोस्तों जौनसारियों के जो खसास वर्ग में हरिजन खसास वर्ग में कौन कौन से आते हैं? डोम, कोल्टा, कोली और मोची। तो जौनसारियों के जो खसास वर्ग में तो हो गए दोस्तों ब्राह्मण और राजपूत। और वहीं जौनसारियों के हरिजन खसास वर्ग में कौन कौन से आते हैं? डोम, कोल्टा, कोली और मोची आते हैं। अगला है फादर ऑफ जौनसार। तो फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को कहा जाता है फादर ऑफ जौनसार। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ जौनसार किसे कहा जाता है? भाव सिंह चौहान को कहा जाता है। अगला है जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन थे? तो दोस्तों जौनसार के प्रथम जो समाज सेवी थे वो थे केदार सिंह। ठीक है दोस्तों,
तो केदार सिंह कौन हो गए? जौनसार के प्रथम समाज सेवी। अगला है जौनसार के आधुनिक कवि। तो दोस्तों जौनसार के जो आधुनिक कवि हैं वो है रतन सिंह जौनसारी। ठीक है दोस्तों, तो रतन सिंह जौनसारी को क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जौनसारी के आधुनिक कवि हैं। वहीं बात करते हैं जौनसार के प्रथम कवि। तो दोस्तों जौनसार के जो प्रथम कवि थे वो थे पंडित शिवराम। ठीक है दोस्तों, तो पंडित शिवराम कौन हो गए? जौनसार के प्रथम कवि। अगला है दोस्तों जौनसार संगीत के जनक। तो जौनसार जो संगीत है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो नंदलाल भारती को कहा जाता है जौनसारी संगीत के जनक। अगला है दोस्तों जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक। तो दोस्तों ये हो गए गुलाब सिंह। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक जागरूकता के जो जनक कहे जाते हैं जौनसार में वो किसे कहा जाता है? तो गुलाब सिंह को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों थारू जनजाति में। तो राज्य के कुल थारू आबादी में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों राज्य के जो ज़्यादातर थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? तो यूएस नगर या उधम सिंह नगर में ये लोग निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो थारू है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राज्य और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो थारू है। और दोस्तों वहीं जो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है दोस्तों जौनसारी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं का हो गया थारू। अगला है बटवायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ। ठीक है दोस्तों, ये बटवायक, बट्टा, रावत, वृत्तियाँ, महतो या व डहेत आदि थारुओं के हैं गोत्र। तो थारुओं के गोत्र कितने हो गए दोस्तों? 5 इनके गोत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गोत्र को क्या कहते हैं? ये कुरियाँ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है थारू स्वयं द्वारा निर्मित शराब को कहते हैं। तो जो थारू अपने द्वारा निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जाड़ कहते हैं। थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होने को कहते हैं। जब थारू लोगों में दोनों ओर से विवाह तय हो जाता है तो तब क्या कहा जाता है? उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। थारू में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है। तो दोस्तों जो थारू में सगाई होती है उस रस्म को क्या कहा जाता है? तो अपना पराया कहा जाता है। थारू लोगों में क्या होता है दोस्तों? विधवा विवाह के बाद जो भोज कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो लट बरवा भोज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि विधवा विवाह के बाद जो भोज कराया जाता है थारू जनजाति में उसे कहा जाता है दोस्तों लट बरवा भोज। होली के अवसर पर थारू लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो दोस्तों होली के अवसर पर थारू लोग करते हैं खिचड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति द्वारा किया जाता है खिचड़ी नृत्य। और किस अवसर पर किया जाता है? ये किया जाता है होली के अवसर पर। अगला है जाड़ भोटिया अपने को मानते हैं। तो जाड़ भोटिया अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो जनक का वंशज मानते हैं जाड़ भोटिया। बौद्ध धनुमाई होते हैं। तो ये भी होते हैं दोस्तों जाड़ भोटिया ही होते हैं, बौद्ध धनुमाई। अगला है जाड़ लोगों की भाषा है। तो दोस्तों जाड़ लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो रोम्बा ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाड़ लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? रोम्बा भाषा बोलते हैं जाड़ लोग। अगला है दोस्तों लोसर होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो लोसर व सैरगुन जाड़ लोगों के हैं। तो ये दोस्तों त्यौहार, यानी कि लोसर और सैरगुन किस जनजाति के त्यौहार हो गए? तो ये हो गए थारू जनजाति के। तो दोस्तों लोसर और सैरगुन, ठीक है दोस्तों ये है लोसर। तो लोसर और सैरगुन किस जनजाति के त्यौहार है? तो ये हैं जाड़ भोटियाओं के त्यौहार हैं लोसर और सैरगुन। भोटिया हिमालय की तिब्बती वर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं? तो दोस्तों जो भोटिया क्या है? हिमालय की तिब्बत वर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं? तो ये बोलते हैं 6 भाषाएं बोलते हैं। अगला है भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास। तो दोस्तों भोटिया लोगों का जो शीतकालीन आवास है वो क्या कहलाता है? गुंडा या मुंसा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो शीतकालीन आवास हो गया गुंडा या मुंसा, जबकि ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? महत कहलाता है। तो दोस्तों शीतकालीन आवास हो गया गुंटा या मुंसा और वहीं ग्रीष्मकालीन आवास हो गया इनका महत। तत्सत व दामोला भोटियों में विवाह की 2 पद्धतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 विधियाँ हैं। तत्सत व दामोला किस जनजाति में विवाह की पद्धतियाँ हैं? तो यह है भोटिया जनजाति में।
विवाह के अवसर पर भोटिया करते हैं। तो यानी कि विवाह के अवसर पर भोटिया लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये करते हैं पोड़ा नृत्य। सौका भोटिया में प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है कंडाली उत्सव, या इसे कहते हैं करजी उत्सव। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? करजी उत्सव या कंडाली उत्सव भी कहा जाता है। और ये कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। तुवेरा, बाजू, तिमली व आदि भोटियों के लोकगीत। तो दोस्तों भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से हो गए? तुवेरा, बाजू, तिमली। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? तुवेरा, बाजू व तिमली भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। अगला है भोटियों का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों भोटियों का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है हुड़का। ठीक है दोस्तों, क्या है? हुड़का। और दोस्तों जो छोटा, इससे हुड़के से छोटा हुड़का होता है उसे कहते हैं साहित्य। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? साहित्य कहा जाता है। देहरादून में बोक्साओं को कहा जाता है। तो देहरादून में दोस्तों बोक्सा जनजाति को क्या कहा जाता है? तो महर बोक्सा कहा जाता है। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव, तनवार बोक्साओं की क्या है दोस्तों? ये है उपजातियाँ। ठीक है दोस्तों, यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव, तनवार बोक्साओं की है दोस्तों, ये होगी उपजातियाँ। तो बोक्साओं की उपजातियाँ कितनी होगी दोस्तों? ये होगी 5। अगला है मुख विनय की प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों मुख विनय की प्रचलित है, जो प्रथा प्रचलित है वो किस जनजाति में है? तो वो है राजी जनजाति में। यानी कि राजी जनजाति में कौन से विवाह की प्रचलित है? तो ये है मुख विनय विवाह भी प्रचलित है। अगला है राज्यों की बोली। तो दोस्तों राजी कौन सी बोली बोलते हैं? तो ये मुंडा भाषा बोलते हैं राजी लोग। अगला है राज्यों में साज गांजी व पिट्ठा संस्कार होता है। तो ये होता है विवाह से पूर्व। तो राजी जनजाति में विवाह से पूर्व कौन से संस्कार होते हैं? तो ये होते हैं साज गांजी व पिट्ठा संस्कार। राजी अपने आवास को कहते हैं। तो दोस्तों राजी अपने आवास को कहते हैं रत्युड़ा। ठीक है दोस्तों, तो रत्युड़ा किसका आवास हो गया दोस्तों? ये हो गया राजी जनजाति का। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के रेल परिवहन के बारे में। पहला है दोस्तों रेल पथ वाले जिले। ठीक है दोस्तों, रेल पथ वाले जिले कौन कौन से? पहला होगा दोस्तों हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत में। ठीक है दोस्तों, तो कितने डिस्ट्रिक्ट में हमारे रेल पथ है? हरिद्वार में है दोस्तों, देहरादून में, पौड़ी में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल व चंपावत में क्या है? उत्तराखंड के रेल पथ लाइनें हैं। अगला है रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक रेल पथ की लंबाई का है? सबसे ज़्यादा है दोस्तों हरिद्वार में, और सबसे कम रेल पथ का है तो यह है पौड़ी गढ़वाल में। राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया। तो दोस्तों राज्य में प्रथम रेल पथ कब बिछाया गया? 1884 में बिछाया गया था। ये बिछाया गया था दोस्तों रामपुर से काठगोदाम तक। यानी कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेल लाइन रामपुर से काठगोदाम तक कब बिछाया गया? तो ये बिछाया गया था 1884 में। अगला है दोस्तों लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? तो लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को कब जोड़ा गया? 1896 को जोड़ा गया था। ठीक है, 1896 को जोड़ा गया था लक्सर जंक्शन हरिद्वार से। अगला है हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया। तो हरिद्वार से देहरादून रेल लाइन से कब जोड़ा गया? तो 1900 में जोड़ा गया था। हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है। तो जो हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, तो राजाजी नेशनल पार्क से होकर कौन सा रेल पथ गुजरता है? तो हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है। अगला दोस्तों प्रस्तावित मेट्रो। तो प्रस्तावित मेट्रो लाइन हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ प्रस्तावित मेट्रो है दोस्तों? हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में क्या है? प्रस्तावित मेट्रो रेल है। अगला है राज्य में कुल रेल स्टेशन कितने हैं? तो दोस्तों राज्य में कुल रेलवे स्टेशन है दोस्तों 41, यानी कि 41 रेलवे स्टेशन है राज्य में। अगला है बड़ी रेलवे लाइन की टर्मिनल स्टेशन है। तो बड़ी जो रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन कहाँ कहाँ है दोस्तों? काठगोदाम नैनीताल में और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। तो बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन कहाँ कहाँ है? काठगोदाम नैनीताल में और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है छोटे रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन। तो दोस्तों जो छोटी रेलवे लाइन का
टर्मिनल स्टेशन है वो टनकपुर चंपावत में स्थित है। अगला है दोस्तों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजरते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी रेलवे लाइन गुजरती है 5 जिलों से? ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल परिवहन गुजरते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 जो डिस्ट्रिक्टों से कौन सी रेलवे लाइन गुजरती है? तो ये गुजरते हैं ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेलवे परिवहन। अगला है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2023 से 24 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों वायु परिवहन की। पहले है राज्य में हवाई अड्डे। तो दोस्तों राज्य में जो हवाई अड्डे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों दून हवाई अड्डा हो गया देहरादून में, फूलबाग हो गया दोस्तों पंतनगर उधम सिंह नगर में, नैनी सैनी हो गया दोस्तों पिथौरागढ़ में, गोचर हो गया दोस्तों चमोली में, और चिन्याली सौड़ हो गया उत्तरकाशी में। तो राज्य में टोटल हवाई अड्डे कितने हो गए दोस्तों? 5 स्थित है। राज्य में सबसे लंबा रनवे हवाई अड्डा का, जबकि सबसे छोटा रनवे अड्डा हवाई अड्डा चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में सबसे लंबा जो रनवे है वो है दून हवाई अड्डा, और जबकि सबसे छोटा रनवे हवाई अड्डा है वो है चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में सबसे लंबा रनवे हवाई अड्डा कौन सा हो गया दोस्तों? दून हवाई अड्डा देहरादून में है, जबकि सबसे छोटा रनवे हवाई अड्डा कौन सा हो गया? चिन्याली सौड़, ये हो गया दोस्तों उत्तरकाशी में। अगला है वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने हेलीपैड हैं? तो दोस्तों राज्य में अभी कुल कितने हेलीपैड है? तो ये हैं 54 हेलीपैड। प्रदेश में हेली यानी कि हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों ये कराई जा रही है सरकारी जो है दोस्तों पवन अंश व निजी कंपनियों द्वारा। ठीक है दोस्तों, पवन अंश जो सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा क्या कराई जा रही है देश में, यानी कि हमारे उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 16 मई 2003 को। ठीक है दोस्तों, तो अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए जो हवाई यानी कि हेली सेवा कब शुरू की गई थी? 16 मई 2003 से शुरू की गई थी। अगला है राज्य का प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो दोस्तों राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो है मसूरी भट्टाफॉल। ये कब शुरू हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1907 में। अगला दोस्तों टॉन्स नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ था। तो दोस्तों टॉन्स नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 2015 में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड व हिमाचल के मध्य टॉन्स नदी पर बांध बनाने हेतु समझौता कब हुआ था? ये हुआ था जून 2015 में। अगला है राज्य के सर्वाधिक जल संग्रह क्षमता वाले बांध। तो दोस्तों ये है जल संग्रह क्षमता वाले बांध। तो दोस्तों पहला है कोठार, दूसरा है टिहरी और तीसरा है दोस्तों कीसो। ठीक है दोस्तों, ये बात कर रखे हैं इसमें बताया दोस्तों जल संग्रह क्षमता वाले बांध। तो दोस्तों पहला है कोठार, दूसरा है टिहरी और तीसरा है कीसो। और दोस्तों वहीं बात करें तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हमारा टिहरी बांध है। ठीक है दोस्तों, और जल संग्रह क्षमता वाला बांध कौन सा हो गया सबसे बड़ा? यह दोस्तों कोठार बांध। अगला है नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा। तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति उत्तराखंड में कब लागू हुई थी? 29 जनवरी 2009 से लागू हुई थी। ठीक है दोस्तों, नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? 29 जनवरी 2008 है दोस्तों। ये कब हुई थी? 2008 में लागू हुई थी। अगला दोस्तों केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों राज्य केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान मिलता है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य को ग्रीन बोनस प्रणाली के तहत अतिरिक्त अनुदान कितना दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है 2%। अगला है राज्य में पीपी मॉडल कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये अपनाया गया था 2012 में। ठीक है दोस्तों, पीपी मॉडल कब अपनाया गया था राज्य में? 2012 में अपनाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए
विकास दर यानी कि विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो दोस्तों ये रखा गया था 11%। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य दर कितना रखा गया था? 11% रखा गया था। उत्तराखंड में वैट लागू कब किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में वैट लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 में किया गया था। और दोस्तों कौन सा राज्य है ये? 22वां राज्य है वैट लागू करने वाला। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था 21 मार्च 2001 को। राज्य में होटल, पर्यटन व रोपवे को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो राज्य में जो होटल है, पर्यटन है और रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2008 में। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी। तो राज्य की सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है वो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। भारत चीन व्यापार होता है। तो दोस्तों जो भारत चीन व्यापार होता है वो होता है तकलाकोट मंडी पिथौरागढ़ से होता है। अगला है हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है। तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का है दोस्तों, यह है काशीपुर में स्थित है। अगला है भेड़ ऊन की चटाई के लिए प्रसिद्ध है। तो भेड़ ऊन की चटाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों नागपुरी उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, तो नागपुरी उत्तरकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ ऊन के लिए, जो भेड़ ऊन की चटाई बनाई जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों ये अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो ऊनी सालों तथा ताम्र शिल्प के लिए विशेष रूप से कौन प्रसिद्ध है उत्तराखंड में? तो यह दोस्तों अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी। तो दोस्तों प्रदेश की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो है मंगलौर हरिद्वार में स्थित। अगला है दोस्तों इथेनाइल प्लांट। तो इथेनाइल प्लांट है दोस्तों बाजपुर उधम सिंह नगर में स्थित है इथेनाइल प्लांट। अगला है दोस्तों वेबसिन। वेबसिन जो कारखाना का है पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वेबसिन जो कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है पटवा डांगर में। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है वो है कोटद्वार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक कहाँ होगा दोस्तों? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थित है वो है लेसडाउन पौड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक कहाँ हो गया? कोटद्वार पौड़ी में। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह है लेसडाउन पौड़ी में। अगला है अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन कब किया गया? तो दोस्तों राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण निधि का गठन किया गया था 2012 में। अगला है मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री हुनर योजना के योजना शुरुआत हुई थी दिसंबर 2015 से हुई थी मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री हुनर योजना की शुरुआत कब से हुई थी? दिसंबर 2015 से हुई थी। राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम को राज्य में कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 2011 में। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम कब का है दोस्तों? ये हो गया 2007 का। और वहीं इसको कब लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 2011 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।